हेलो एवरीवन। बेटा SICI पूरा क्लियर हो गया, राइट? आज लेट अस स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एन्युइटी। बहुत क्वेश्चंस इस पे आते हैं, ठीक है? पहले भी आपको बता रखा है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? सो अब इस चैप्टर का जो थर्ड पोर्शन है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विच इज एन्युइटी। पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज एन्युइटी। सो एन्युइटी क्या होता है? देखो बेटा, फिक्स्ड अमाउंट पेड और रिसीव्ड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है? कोई भी एन्युइटी होती है उसके दो फीचर होते हैं इंपॉर्टेंट। पहला, फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, पेड हो या रिसीव्ड हो, बट द अमाउंट शुड बी फिक्स्ड। मतलब वेरिएबल अमाउंट नहीं होना चाहिए, कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000, ऐसा नहीं। हर बार या तो 1000, हर बार या तो 2000, हर बार या तो 5000 एक्सेट्रा। तो अमाउंट शुड बी फिक्स्ड। दूसरी बात, इट शुड बी एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। दो फीचर, दोनों फीचर सेटिस्फाई होंगे तो हम उसको एन्युइटी में क्लासिफाई करेंगे। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम मतलब मेरे को जैसे मान लो 1000 रुपए कहीं से हर महीने आ रहा है, ठीक है? तो हर महीने आई शुड गेट 1000 रुपीज फिक्स्ड, दैट इज एन एन्युइटी। ठीक है? अगर ऐसा हुआ कि भाई पहले महीने तो 1000 आ रहा है, दूसरे महीने 2000 आ रहा है, फिर 2 महीने बाद 3000 आ रहा है, दैट इज नॉट एन एन्युइटी। ठीक है? तो पहली चीज क्या समझनी है? एन्युइटी हैज टू फीचर्स, वन इज फिक्स्ड अमाउंट शुड बी पेड और रिसीव्ड, एंड सेकेंडली इट शुड बी एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए, मैंने यहाँ पे दो टेबल्स बनाई हैं, तो आप इस टेबल में ध्यान से समझो और आप पता लगाओ कि भाई ये एन्युइटी है कि नहीं। फर्स्ट वाली देखो, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में मेरे को 1000 रुपए मिले कहीं से, एंड ऑफ सेकंड ईयर पे 1000 रुपए, मतलब मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उसका मेरे को जो इंटरेस्ट मिला वो फर्स्ट ईयर के एंड में कितना मिला? 1000, सेकंड ईयर के एंड में 1000, थर्ड ईयर के एंड में 1500। क्या ये एन्युइटी होगी? क्या इसको हम एन्युइटी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ठीक है? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि भाई हमें अमाउंट फिक्स नहीं मिल रहा। दो बार तो 1000 मिला, तीसरी बार 1500 मिल गया, सो अमाउंट इज नॉट फिक्स। सो यानी फर्स्ट कंडीशन वायलेट हो गई, तो फिर ये एन्युइटी नहीं है। ठीक? दूसरा वाला टेबल देखो, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर पे मेरे को 1000 रुपए मिला, स्टार्टिंग ऑफ सेकंड ईयर पे भी 1000 मिला, एंड ऑफ थर्ड ईयर पे भी मेरे को 1000 मिला। क्या ये एन्युइटी है? तो मेरा जवाब फिर से क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बार अमाउंट तो सेम मिला लेकिन इंटरवल सेम नहीं। पहले दो अमाउंट मेरे को स्टार्टिंग में मिले थे एंड ईयर के, जबकि तीसरा वाला एंड पे मिला। तो दूसरे और तीसरे के बीच में गैप कितने साल का हो गया? 2 साल का गैप हो गया, जबकि पहले और दूसरे के बीच में 1 साल का गैप है। तो इसीलिए ये एन्युइटी नहीं है, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन को वायलेट करती है, राइट? तो अगर मैं ऐसा देता कि स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर 1000, स्टार्ट ऑफ सेकंड ईयर 1000, स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर 1000, तो वो एन्युइटी होती? यस, वो एन्युइटी होती, क्योंकि वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। इज दैट ओके? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू शुड नो कि एन्युइटी होती क्या है, राइट? तो इस तरीके की जो भी एन्युइटीज है उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आप इस टॉपिक में करने वाले हो, जिसमें आपको फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे देना या लेना है। क्लियर? नाउ दो तरीके की एन्युइटीज होंगी। पहली एन्युइटी, एन्युइटी रेगुलर, दूसरी एन्युइटी ड्यू या इमीडिएट। एक तो होती रेगुलर एन्युइटी या ऑर्डिनरी एन्युइटी, कुछ नहीं लिखा मतलब ऑर्डिनरी या रेगुलर एन्युइटी। दूसरी होती है एन्युइटी ड्यू या इमीडिएट। क्या फर्क है दोनों में? देखो, मैंने फिर से टेबुलर वे में फर्क बताया। पहला फर्क क्या है? फर्स्ट पेमेंट और रिसीट एट द एंड ऑफ अ पीरियड। ये जो एन्युइटी रेगुलर होती है, इसमें हमारा जो फर्स्ट पेमेंट या रिसीट जो होती है वो फर्स्ट पीरियड के एंड में होती है। मतलब समझे? पीरियड का मतलब क्या था बेटा? याद है? पीरियड का मतलब कन्वर्जन पीरियड्स, राइट? जब भी हम सीआई की बात कर रहे हैं, एन्युइटी मतलब इट विल बी बेस्ड ऑन सीआई। इट्स नाउ दीज आर ऑल क्वेश्चंस ऑन सीआई। एन्युइटी कभी भी एसआई पे बेस्ड नहीं होती, एन्युइटी हमेशा कंपाउंडेड होती है। ठीक है? तो इसलिए अब आपको सिर्फ सीआई पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। और सीआई में आपको याद है हम एन को क्या बोलते थे? पीरियड्स, कन्वर्जन पीरियड्स। तो वो पीरियड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने किसी एन्युइटी में किसी स्कीम में मैंने 1 साल के लिए हाफ ईयरली पे पैसा लगाया, तो मेरा पीरियड कितना हुआ? 1 हुआ कि 2 हुआ? 1 साल हाफ ईयरली 2 हुआ, राइट? तो इसलिए पहले 6 महीने के एंड में जो पेमेंट या रिसीट आएगा वो एन्युइटी रेगुलर कहलाएगी। अगर मेरे को एंड में फर्स्ट पेमेंट आ रहा है, मतलब 6 महीनों के एंड में अगर फर्स्ट पेमेंट आ रहा है, तो मैं उसको एन्युइटी रेगुलर बोलूंगा। जबकि अगर बिगिनिंग में आ रहा है, मतलब 6 महीने के बिगिनिंग में फर्स्ट, मतलब आज से ही चालू हो गया पेमेंट, तो हम उसके बोलेंगे एन्युइटी ड्यू या इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब ही होता है ना आज से। तो एन्युइटी ड्यू या इमीडिएट का मतलब पेमेंट या रिसीट आज से ही चालू हो जाएगी। जब आप स्कीम चालू कर रहे हो तब से ही चालू हो जाएगी। जबकि इसमें क्या होगा? पहले पीरियड के बाद में चालू, पहला पीरियड गुजर जाने के बाद में चालू। समझ आई बात? ये दोनों में बेसिक फर्क है। इसमें एट द एंड ऑफ द पीरियड, इसमें एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ऑलराइट? तो अब अगर आप ये सोचो कि भाई इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एन्युइटी रेगुलर प्रैक्टिकल लाइफ में कहां कहां आएगा जिसपे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? तो रेंट पेड, द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एन्युइटी रेगुलर इज रेंट पेड। हालांकि
अब जो करंट ट्रेंड है उसमें तो रेंट पे इट बिकम्स एनवीटी ड्यू, क्योंकि आप जैसे ही आपको कहीं पे अगर कोई मकान जैसे किराए पे लेना है तो आपको फर्स्ट यू टू पे एडवांस, पहले आप ये थोड़ी एक महीना रह लो उसके बाद पैसा देना है। लेकिन ये क्या है, ये जो आईसीआई फॉलो कर रहा है वो बेसिकली वो सतयुग के जमाने का सिस्टम फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आपको रेंट पेड के क्वेश्चंस में एनवीटी रेगुलर ही लगानी है, ऑलराइट। ऑल्दो आज जो कलयुग है उसमें ये है कि भाई जो भी आपको पेमेंट देना है वो एडवांस देना है, भले आपको रेंट पे कुछ भी लेना हो, पेमेंट आपको एडवांस देना होता है। लेकिन आईसीआई में जो भी फॉलो हो रहा है या जो भी क्वेश्चंस में फॉलो होगा उसमें आपको रेंट पेड को एनवीटी रेगुलर में क्लासिफाई करना है, मतलब एक महीना रह लो उसके बाद में किराया देना चालू करना है। समझ एक बात, ठीक है। सो रेंट पेड इज क्लासिफाइड अंडर एनवीटी रेगुलर। इसके अलावा और कहां पे एनवीटी रेगुलर लग सकती है? ऑल द इंस्टॉलमेंट्स और लोन रीपेमेंट्स। जैसे आपने गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया, घर खरीदने के लिए लोन लिया, या कोई भी और मशीन, कोई आपको मशीन प्रोक्योर करनी है उसको लीज पे लिया, या जो भी है, ठीक है। इस तरीके का कोई भी अगर आपने लोन लिया तो उसका जो रीपेमेंट होता है, जो इंस्टॉलमेंट्स में होता है या ईएमआई में होता है, ठीक है, वो सारे पेमेंट्स रीपेमेंट्स किस में क्लासिफाई होंगे? एनवीटी रेगुलर में। जैसे आपने सपोज करो कि आज एक इंस्टॉलमेंट्स में एक टीवी खरीदा, एलईडी खरीदा आपने इंस्टॉलमेंट्स में, तो उसकी जो फर्स्ट किस्त जाएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी, वो कब जाएगी बेटा? आज थोड़ी जाएगी, फर्स्ट पीरियड खत्म होने के बाद जाएगी। मान लो 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देना है, तो आज आपने अगर खरीदा तो आज से एक महीने बाद उसकी पहली किस्त जाएगी, फिर नेक्स्ट महीने दूसरी किस्त जाएगी एंड सो, ठीक है। तो ये किसमें क्लासिफाई होता है? एनवीटी रेगुलर में, क्योंकि इसमें पीरियड के एंड में पैसा देना चालू होता है। समझ आई बात, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी कैटेगरी, ये मत सोचना सर दो ही बस एग्जांपल, ये इसमें बहुत सारे एग्जांपल आ गए, क्योंकि सारे ईएमआई पेमेंट्स और सारे क्वेश्चन तुम्हें इसी पे दिखेंगे, ईएमआई पेमेंट्स पे, वो सारे इसके अंदर क्लासिफाई होते हैं अलोंग विद रेंट पेड। ये दो एग्जांपल्स अपने आप में बहुत बड़े एग्जांपल्स, ठीक है। इसके अलावा एनवीटी ड्यू का क्या एग्जांपल हो सकता है? एनवीटी ड्यू का द परफेक्ट एग्जांपल इज इंश्योरेंस प्रीमियम। जैसे आप सपोज करो कि आपने कोई आपको अपना कोई लाइफ इंश्योरेंस लेना है, तो लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो वो पॉलिसी वाला बंदा जो आएगा, एजेंट आएगा, वो ये थोड़ी कहेगा चलो भैया आप ले लो, अब एक महीने बाद पैसा देना चालू करना, थोड़ी। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अपना लेना है तो आपको जिस दिन से पॉलिसी बनवानी उसी दिन से आपका अमाउंट जाना चालू होगा, मतलब द फर्स्ट प्रीमियम यू टू पे ऑन द डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। तो इसलिए ये एनवीटी ड्यू में क्लासिफाई होगा, क्योंकि इसमें पेमेंट उसी दिन से चालू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से रेकरिंग डिपॉजिट जो होता है बैंक में, उसमें भी आपको अगर कोई जैसे रेकरिंग डिपॉजिट खोलना है तो पहले पैसा जमा कराना पड़ेगा ना। बैंक ये थोड़ी कहेगा चलो भाई रेकरिंग डिपॉजिट खोल लो, एक महीने बाद पैसा जमा करा दो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो इसलिए रेकरिंग डिपॉजिट कराना है तो हर महीने की बिगिनिंग में यू टू डिपॉजिट द अमाउंट, समझ में आई? या हर पीरियड के बिगिनिंग में। तो इसमें कहां पे पेमेंट देना पड़ता है? बिगिनिंग ऑफ पीरियड। तो ये दोनों में बेसिक फर्क है, ठीक है। तो ये क्यों लिखा मैंने? इसलिए लिखा कि मान लो कोई क्वेश्चन इसका आता है तो आप ऐसे ही पहचान जाओ कि एनवीटी ड्यू का क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले अलग है, इसलिए दोनों में फर्क पहचानना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में देखो है कुछ नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था इट इज द इजीएस्ट चैप्टर, क्योंकि इसमें खाली कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या होगा, इसके और इसके फॉर्मूले हम लोग लिखेंगे। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं पहचान पाओ कि भाई एनवीटी कौन सी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ठीक है। तो इसमें दो बातें समझनी है, एनवीटी टॉपिक में आपको दो बातें बहुत क्लियरली समझ लेंगी। पहली तो ये कि एनवीटी रेगुलर एनवीटी ड्यू में क्या फर्क है, क्वेश्चन पढ़ के हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो वैसे तो क्वेश्चन में ही लिखा होता है बहुत बार कि भाई द पेमेंट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, पेमेंट स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऐसे लिख लेता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में नहीं भी लिखा होगा, तो नहीं लिखा होगा तो कैसे पहचानेंगे? हमें कहीं भी अगर ईएमआई पेमेंट या रेंट पेड दिख रहा है तो हम मान लेंगे एनवीटी रेगुलर का क्वेश्चन, तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। और कहीं भी हमें इंश्योरेंस प्रीमियम रेकरिंग डिपॉजिट दिख रहा है तो हम मान लेंगे कि एनवीटी ड्यू है तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हालांकि एनवीटी ड्यू का जो क्वेश्चन होता है उसमें एक कीवर्ड लिखा होता है, ये डबल स्टार एक टिप लिखी है मैंने, क्या है ये कीवर्ड ढूंढा करो, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे या नाउ। किसी भी सवाल में अगर तुम्हें ये दिख जाए स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे और नाउ, द पेमेंट स्टार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे या स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, तो समझ लेना कि सवाल किसका है, एनवीटी ड्यू का। ये टुडे या नाउ ये कीवर्ड्स है, अगर ये कहीं भी लिखा है मतलब पेमेंट कब से चालू हो रहा है, आज से, और आज से चालू हो रहा है मतलब एनवीटी कौन सी है, ड्यू। तो ये पहचानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम अभी तो फॉर्मूले लिख देंगे लास्ट में, फिर क्वेश्चन जब आएगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत ही आती है बच्चों को कि सर समझ में नहीं आता कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो वो समझ में इसीलिए नहीं आता क्योंकि उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। तो इस चीज पे अच्छे से ध्यान दो ताकि तुम्हें फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं। समझ आइए बात, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज जो इस टॉपिक में आपको समझनी है क्लियरली, वो क्या है? एक तो ये हो गया कि भाई एनवीटी कौन सी, दूसरा जो सवाल आएंगे वो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू पे बेस्ड होते हैं। दो बातों की हम चर्चा करेंगे, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, हर सवाल में,
और फिर इन्हीं के एप्लीकेशंस देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में फर्क क्या है, ये आप क्लियरली समझ लेना जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं, क्योंकि फिर से सवाल में आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का लगाना है कि प्रेजेंट वैल्यू का लगाना है। ये सबसे बड़ी टास्क होगा तुम्हारा, ठीक है, कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, खाली फॉर्मूले पे अभी ध्यान मत देना, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद फ्यूचर वैल्यू। एफवी से डिनोट कर रहा हूं फ्यूचर वैल्यू को। क्या मतलब है फ्यूचर वैल्यू का, द वैल्यू ऑफ टुडेज मनी टुमारो। इस लाइन को ध्यान से समझना, द वैल्यू ऑफ टुडेज मनी टुमारो, मतलब आज के पैसे की कल, आने वाले कल में क्या वैल्यू होगी, उसको हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। समझ में आई बात, ठीक है। अब वैल्यू का मतलब वो मत समझना वर्थ ऑफ मनी, वो नहीं। वर्थ ऑफ मनी तो डिक्रीज हो रही ना भाई, जैसे आज से 10 साल पहले जो 1 लाख की कीमत थी वो आज क्या है, 1000 रुपए भी नहीं होगी, ठीक है कि नहीं। आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, राइट। लेकिन आज देखा जाए तो 1 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट नहीं। तो ऐसे देखेंगे तो आप बोलोगे कि सर 10 साल पहले जो वैल्यू थी और आज जो वैल्यू उसमें तो वैल्यू घट गई, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन वो वैल्यू नहीं घटी बेटा, वो क्या घट गई, वर्थ घट गई, पैसे की वर्थ घट गई, ठीक है। तो वर्थ और वैल्यू को डिफरेंशिएट करना सीख लो। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू की। मतलब फ्यूचर वैल्यू का मतलब समझो, जैसे आपने सपोज करो कोई फिक्स डिपॉजिट स्कीम, उसमें आज तुमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया, तो आज से 5 साल बाद तुम्हें कितना पैसा मिलेगा, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, तो क्या तुम्हें 5 लाख रुपया से कम मिलेगा, सॉरी 1 लाख रुपया तुमने जमा कराया तो 1 लाख से कम मिलेगा कि 1 लाख से ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा ऑब्वियसली, तभी तो डिपॉजिट करा रहे हैं, कम करने के लिए थोड़ी पैसा जमा कराएंगे, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा आज की वैल्यू से तो ज्यादा ही होगी, वरना मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा क्यों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो इसलिए इस मनी को वर्थ से कंफ्यूज मत करना कि सर जैसे जैसे आगे जाते हैं वर्थ तो घटती है, बिल्कुल घटती है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन वगैरह बहुत सारे चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, राइट। लेकिन हम यहाँ वर्थ की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ वैल्यू की बात कर रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू विल डेफिनेटली बी मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट अगर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि पैसा बढ़े, वरना आप क्यों इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू का मतलब समझो, द वैल्यू ऑफ टुडेज मनी टुमारो। आज अगर मैं कहीं पे 100 रुपया लगाता हूं तो कल मुझे कितना मिलेगा, दैट इज नोन एज फ्यूचर वैल्यू, क्लियर। और ऐसा जिस भी सवाल में आ रहा हूं मतलब आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया, देखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर 3 years इज। तुम बोलोगे सर अभी तो फॉर्मूला ही नहीं लिख पाया, आपने फ्यूचर वैल्यू का सवाल पूछ लिया। तो बेटा फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो अभी मैं निकालूंगा, वो भी ऐसे ही निकालने वाला हूं, आपको तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। फ्यूचर वैल्यू यानी कल, इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद इस इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी, वो फ्यूचर वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। अब ये तो भाई सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया। मैंने ऐसा सवाल तो आपसे पहले भी पूछा हुआ है कि भाई अगर 1000 रुपया 10% पर एनम पे कंपाउंडेड एनुअली में इन्वेस्ट करता हूं तो 3 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, उसको हम अमाउंट बोलते थे कि नहीं बोलते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो वही करना है बेटा। देखो पहला साल जब बीता तो मेरे को 10% इंटरेस्ट मिलेगा 1000 पे, कितना रुपया मिलेगा, 100 रुपया, और वो 100 रुपया जाके 1000 में जुड़ जाएगा, नया कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा 1100 रुपए। अब इस 1100 पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10%, तो 110, वो जाके इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1210। अब 1210 पे तीसरे साल 10% यानी 121, वो इसमें जुड़ गया तो कितना अमाउंट मिला, 1331। समझ आई बात। तो यही तो मेरा आंसर है, क्योंकि 3 साल के बाद मेरे पास जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ वो 1331 है, तो बैंक मेरे को इतना पैसा वापस दे देगा। तो यही तो फ्यूचर वैल्यू हुई मेरे 1000 रुपए की। 1000 रुपया क्या है, आज की वैल्यू, और उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, 1331। समझ आई बात। तो फिर सर इसमें और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है, बहुत बड़ा फर्क है। अभी तो मैंने क्या लिया, अभी मैंने एनवीटी की तो बात ही नहीं की, तुम वहां कंफ्यूज हो रहे हो कि अभी मैंने एनवीटी की बात ही नहीं की, क्योंकि एनवीटी क्या होता है, वापस आ जाओ एनवीटी पे, इट इज फिक्स्ड अमाउंट पेड और रिसीव्ड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। बार बार करना है इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, एक बार करके छोड़ दिया है। मैंने बैंक में 1000 रुपया डाला, उसको 3 साल तक रहने दिया वहां पे, और फिर मैं बोल रहा हूँ 3 साल बाद कितना मिलेगा। अब आगे जब हम चलेंगे एनवीटी के जब फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो उसमें क्या होगा बेटा, फर्क क्या होगा, 1000 रुपये आज जमा कराया, 1000 रुपया अगले साल जमा कराया, 1000 रुपया अगले साल जमा कराया, हर साल मैं 1000 रुपया जमा करा रहा हूं, तो ऑब्वियसली फिर मेरा जो कॉर्पस है वो हर साल बढ़ता जाएगा। तो वहां एनवीटी का फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हम खाली समझ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर वैल्यू।
समझ में आई? तो ये फ्यूचर वैल्यू जो है वो बेसिकली मैंने किसके लिए निकाली है? सिंगल कैश फ्लो। किसके लिए निकाली है? सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो मतलब समझ गए? सिंगल कैश फ्लो एक चीज है, एनवीटी एक चीज है। एनवीटी मतलब बार बार पेमेंट करना है या बार बार रिसीट आएगा। सिंगल कैश फ्लो मतलब एक बार पेमेंट करना है या एक बार रिसीट आएगा, बस एक बार करा छोड़ दिया। यहां पे बार बार करना है। तो अभी हमने क्या बात करी? अभी हमने ये बात करी कि सिंगल कैश फ्लो में व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू। तो बेटा वो तो सिंपली अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो P1 प्लस आई की पावर n, वही फॉर्मूला लगाया कि नहीं लगाया? अगर आपको कोई बोलता कि भाई इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो मेरे को ये टेबल नहीं भी बनानी है अगर, तो मैं ये बोलूंगा ना कि 1000 रुपए इन्वेस्ट किया 10% पे 3 साल बाद कितना मिलेगा। तो उसके लिए तो मेरे को फॉर्मूला आता है ना अमाउंट का। क्या होता है बेटा? P1 प्लस आई की पावर n। P कितना है मेरा? प्रिंसिपल कितना है? 1000। आई कितना है मेरा? 0.1। तो 1.1 की पावर 3 ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? और इसको तुम सॉल्व करो, देखो यही आता है ना 1331। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता था, तो तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए किया कि भाई ऐसे हो रहा है, राइट? सो व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला फॉर सिंगल कैश फ्लो? इट इज द अमाउंट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना ही ध्यान रखना, जो अमाउंट का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वही फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है सिंगल कैश फ्लो में। एनवीटी में नहीं, सिंगल कैश फ्लो, जब आपने एक बार पैसा डाल दिया। क्लियर? ओके। फिर देखो बेटा, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25,000 फॉर 3 years एट 12% पर एनम हाफ ईयरली। कंपाउंडिंग कैसे कर रहे हैं? हाफ ईयरली। तो जो पहले पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट में वो सब ध्यान है ना? तो अब यहाँ पे क्या बोला? 12% पर एनम हाफ ईयरली बोल दिया, राइट? अच्छा, क्या पूछी है? फ्यूचर वैल्यू। इन्वेस्टमेंट, एन इन्वेस्टमेंट मतलब एक ही बार कर रहे हैं, ठीक है? कितना कर रहे हैं? 25,000। तो बेटा अगर आपको याद हो, अभी क्या फॉर्मूला लिखा था आपने फ्यूचर वैल्यू का? फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला वही है जो अमाउंट का फॉर्मूला है, P1 प्लस आई की पावर n। यही फॉर्मूला लगाना है। P मतलब प्रिंसिपल, कितना है प्रिंसिपल यहाँ पे? 25,000, ठीक है? 1 प्लस आई। अच्छा, आई की जगह क्या यूज होगा? 12% यूज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में याद है क्या करना था? 12% को हम क्या बना लेंगे? 6%, क्योंकि उसको 2 से डिवाइड करना है। 6% का मतलब कितना होता है? 0.06, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखा मैंने? 0.06। ये तो हो गया मेरा आई। अच्छा, हाफ ईयरली का मतलब n कितना दिया है यहाँ? 3। तो क्या हम n को 3 लेंगे? नहीं लेंगे। 3 को हमें 2 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा? 6। तो ये तो हो गया हमारा i, ये हो गया हमारा n। ये चेंज करते थे कि नहीं करते थे कन्वर्जन पीरियड? तो यहाँ पे पावर में क्या आएगा? 6। यू गॉट इट? बस अब सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर निकालो। 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 की पावर 6 निकालो। ये जो भी आता है वो आपका आंसर होगा। तो ये आ रहा है हमारा 1.06 की पावर 6, ठीक है? और इनटू कर दिया हमने 25,000। 35462.97, मतलब अप्रोक्सीमेटली 35463 आ रहा है, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 35463। ये मेरा आंसर। सो दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ माय इन्वेस्टमेंट।